दीदी, कहाँ चले गए तुम? अब कैसे होगा? कैसे चलेगा ये घर? अम्मा तुम इतना रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों हैं ना। हाँ अम्मा, हम दोनों हैं ना। तुम परेशान मत हो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। अरे दीदी, ये क्या हुआ? हाँ, क्या करूं मैं? कैसे रहूंगी मैं? अम्मा, आप घर चलिए, अंदर रहिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। अरे क्या बात है, मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? अरे रे, क्या बोलूं? तेरा बाप एक नंबर का होशियार था, वो बुढ़ा। अरे बार बार बुढ़ा बुढ़ा क्यों बोलती हो? जिसके बारे में बोल रही हो वो मेरा बाप था, ऐसे मत बोलो। अरे क्या बोलूं, तुम्हें पता है सारी संपत्ति वो लिख कर गया है उस बूढ़ी के नाम पर। वो बुढ़िया हमें क्या देगी? पहले तो उस बुढ़े के पीछे आगे पीछे घूमना पड़ा और अब ये बुढ़िया। अरे चिंकी, ऐसे मत बोला करो, अम्मा सुन लेगी, उसे बुरा लगेगा। अरे सच बोल रही हूँ, सच सुनने में थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन सच होता तो सच है ना। अच्छा अच्छा, चलो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, ओ दीदी, अम्मा ने सबको बुलाया है। अरे क्या हो गया छोटी दीदी? पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन अम्मा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओहो, ऐसी बात है? चलो तुम चलो, हम लोग आते हैं। देखो, यही मौका है, अब इस मौके को गंवाना नहीं, इस मौके को हासिल कर लो, वरना इस बुढ़िया के पीछे पीछे घूमते रहना। अरे ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात, अब बहुत बोलती हो। चलो देखता हूँ क्या बात है। अरे देखो तो, अम्मा कैसी कमजोर लग रही है। अम्मा, बाबा चले गए तो क्या हुआ? हम दोनों तो है ना, हम लोग आपकी सेवा करेंगे। सुनो जी, अम्मा के लिए अच्छे से खाने पीने की चीज ले आया करो। हाँ हाँ अम्मा, बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे पसंद की सारी चीजें ले आऊंगा। अरे रे, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया है। अम्मा, बाकी सारा काम बाद में होगा, तुम अपना स्वास्थ्य देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम आराम करो ना। ऐसा कौन सा काम है जो अभी करना जरूरी है? हाँ अम्मा, ठीक बोल रहे हैं ये। मैं जाती हूँ, खिचड़ी बनाकर लाती हूँ आपके लिए। अरे रे, ठहर जा, खिचड़ी बाद में खाऊंगी, पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। हाँ अम्मा, अब बोलो बोलो, क्या बात है? देखो, अब मेरा कुछ ठिकाना नहीं है, बाबा चले गए, कब मैं भी चली जाऊं, कहाँ नहीं जा सकता है, इसलिए मैं सोचती हूँ तुम लोगों के बीच संपत्ति को किसे दूं ये तय करूं। अरे अम्मा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? चिंटू बड़े भाई हैं, चिंटू के नाम पर सारी संपत्ति कर दीजिए। और वैसे भी आपकी तबीयत खराब है, अब आप देखभाल तो कर नहीं पाएंगी, चिंटू जी अच्छे से देख लेंगे। हाँ अम्मा, भाभी ठीक ही कह रही है, भैया के नाम पर ही कर दो, लेकिन तुम आराम करो, बेकार में परेशान मत हो। ये धन संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, तुम भैया के ही नाम कर दो। देखो तो, मंटू कितना होशियार है, मंटू ने बिल्कुल सही बात बोला अम्मा, इनके नाम पे कर दो। और ये तो बड़े हैं, कौन से संपत्ति मिलने के बाद छोटों को निकाल देंगे, ये तो सबको देखेंगे ही ना। अरे रे, मेरे ये जो बाल है ना, ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं। ज्यादा मत बोल कलमुही, हाँ सुन जितना कह रही हूँ। सुन चिंटू और मंटू, दोनों बकवास मत करो, मेरा माथा गरम हो रहा है। अच्छा अम्मा, बोलो बोलो। देखो, मैं तुम दोनों को चुनूंगी,
किसी एक को संपत्ति मिलेगी, लेकिन पूरी परीक्षा पास करनी होगी तब। और कौन सी परीक्षा अम्मा? बताऊंगी, चलना कल सुबह सुबह तैयार रहना। ठीक है अम्मा, मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने। हाँ जा, तेरे तो कर्म में खिचड़ी ही है, कुछ सोच नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है। अम्मा मैं चलती हूँ। हाँ तू जा, तू तो जाकर सजेगी और क्या करेगी। हाँ अम्मा आती हूँ। अच्छा चलती हूँ मैं। देखा नहीं बुढ़िया की आवाज कैसी है। हाँ शरीर में बीमारी है लेकिन टन टन बोलती है, और मेरे ऊपर तो लगता है जैसे उसका गुस्सा फूटता ही रहता है। हाँ इसे ले जाती हूँ, अम्मा को दे देती हूँ, अम्मा के पेट में कुछ ठीक लगेगा। अम्मा इसे खाइए, ये खिचड़ी है, आपको अच्छा लगेगा। अरे रे दे दे मुझे, तुझे तो कभी अकल नहीं आएगी क्या? तू नहीं देख रही है तेरी जो बड़ी जेठानी है वो कितनी चालू है। अम्मा आप उन्हें चालू रहने दीजिए, आप खाना खाइए और अच्छे से रहिए। घर में बड़ों का होना बहुत जरूरी है। हमने एक बड़े को खो दिया है, दूसरे बड़े को नहीं खोना चाहते हैं। अरे रे तू और मंटू दोनों ही सीधे साधे हैं और वो दोनों चालू हैं, लेकिन संपत्ति तो संपत्ति है ना, उसे जो भी जीतेगा उसी को मिलेगा। अम्मा उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो। अरे अम्मा यहाँ क्यों ले आई हो? अरे रे कभी नाच पीटे खेत पर आया होता तो तुझे भी पता होता, ये तेरा ही खेत है, तेरे बाबा का खेत, ये सारे खेत। और सुनो, इसको मैंने 2 भाग कर दिया है, दोनों भाग में गंदगी भी है, इसकी साफ सफाई करनी है तुम्हें। तुम दोनों साफ सफाई में लग जाओ, जिसकी सफाई अच्छी होगी वो ये जीतेगा। चलो मैं चलती हूँ। अरे मुझसे ये सब काम नहीं होता है छोटे, ये काम कैसा काम है बताओ? मेरे पंख गंदे हो जाएंगे, सब कुछ गंदा हो जाएगा। भैया मैं तो करूँगा ही, ये तो मेरी जमीन है, इसे साफ सुथरा करने में कैसी शर्म। और गंदा होगा तो गंदा होगा, फिर तो धुल ही जाएगा ना, नहाकर धोऊंगा तो फिर सब धुल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा चलिए, कल से इस काम आप शुरू कर दीजिएगा। हाँ कल से ही शुरू कर दूंगा। अरे देखा ना, माँ ने कैसी मुसीबत में डाल दिया, ये गंदे काम मुझसे होते नहीं है। अरे रे एकदम बेअकल हो, अरे दिमाग लगाओ। तुम्हारी अम्मा ने ये कहा कि ये खेत साफ हो जाने चाहिए। अरे साफ होने के लिए जरूरी है क्या कि तुम ही साफ करोगे? किसी को पैसे देकर बुला लाओ, वो साफ कर देगा तुम्हारे हिस्से की जमीन। अरे वाह, तुम्हारे पास तो दिमाग है, खूब दिमाग है, इसीलिए तो तुम राज करती हो। अरे दिमाग रखना पड़ता है, बिना दिमाग के कुछ भी नहीं चलता है। अरे रे वाह, ये चिंटू का खेत तो खूब बढ़िया से साफ हुआ है। हाँ अम्मा, चिंटू भैया का खेत बहुत ही बढ़िया से साफ हुआ है। मेरा खेत उतना अच्छे से साफ तो नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है उसके बाद मैंने इसमें सब्जियां लगा दी है। अब देखना, हमारे घर में बढ़िया बढ़िया हरी हरी सब्जियां मिलेंगी खाने को, और वो भी ताजी। और तूने इतना साफ कैसे कर लिया? अम्मा देखो, मेरे से तो ये सब काम होता नहीं है। अब मैंने बुला लाया था मजदूरों को, उनके पीछे खर्चा किया, उन्होंने साफ कर दिया। अरे रे, लेकिन मैंने तो तुझे साफ करने को कहा था। अम्मा मेरे पास और भी काम धंधे हैं, अब मैं अकेला ये सब करता रहूँगा, समय नहीं है ना।
ठीक ही तो कह रहे हैं भैया। अब वो यहाँ पर खेत के काम करे कि अपना काम धंधा देखे। चलो कोई बात नहीं है, ये तो पहली प्रतियोगिता थी, अब दूसरी प्रतियोगिता भी होगी। अम्मा इतने में फैसला नहीं हुआ? अरे रे, इतनी बड़ी संपत्ति है, इतने में कैसे फैसला हो जाएगा? हाँ चल तो सही, सब फैसला होगा। यूं ही इतने बड़े जायदाद का मालिक थोड़ी बन जाओगे। चलो न जाने बुढ़िया के दिमाग में क्या चल रहा है, अब कौन सा नया प्लान लेकर आई है, क्या करेगी पता नहीं। अरे तुम इतना बार बार क्यों बोलती रहती हो? जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, परेशान मत हो। अरे एक परीक्षा खत्म नहीं हुआ, दूसरी परीक्षा देखो अब क्या कहती है। दीदी आपको और भैया को बुलाया है अम्मा ने। अच्छा अच्छा छोटी, आते हैं हम लोग। दोनों फिर वहाँ से निकलते हैं। हाँ अम्मा, बुलाया तुमने? अरे रे हाँ बुलाया है। ये जा कल का मेरे लिए खाने की व्यवस्था कर। ये ले 1000 रुपए मैं तुझे देती हूँ और 1000 रुपए मैं तुझे देती हूँ। तुम दोनों मेरे ऊपर कैसे खर्च करोगे वो देखो और मुझे बताओ। ठीक है अम्मा, मैं बताऊंगा तुम्हें। अम्मा मैं तो अभी भी कहता हूँ, क्यों बार बार परेशान हो रही हो इस चक्कर में। अच्छा चलो मैं भी जाता हूँ। सुनो, उस बुढ़िया को ना मांस खूब पसंद है, मांस लेते आना। अरे अम्मा को मांस खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, वो मांस खाती नहीं है। अरे वो कीमती है ना, उसे देखकर उसे समझ में आएगा कि तुम उसके लिए ज्यादा अच्छे हो। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा मांस। अरे भैया, अब मुझे महीने भर की दवाई दे दो। अरे महीने भर की दवाई? अभी तुम्हारा बड़ा भाई लेने नहीं आता है? अरे उनको छोड़ो आप, ये मैं आया हूँ ना, मुझे ही दे दो दवाई। अम्मा देखो, आज मैंने आपके लिए मांस बनाया है। लेकिन दीदी ये तो तेल वाली मसाले वाली चीज है, ये अम्मा को खराबी करेगी। अरे तू तो ऐसे ही कहेगी ना, अच्छी चीज है, अम्मा खाएगी तो अम्मा को अच्छा लगेगा, और तू तो नए नए तरीके ढूंढती रहती है। ये तो अजीब बात है। अम्मा खाओ ना आप। देखो अम्मा तुम्हें खाने से ये रोक रही है। अरे रे, और मंटू तू क्या लेकर आया है मेरे लिए? अम्मा मैं तुम्हारी दवाइयाँ ले आया हूँ और तुम्हारी दवाइयों में ही सारा पैसा खर्च हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ तुम्हारे लिए नहीं ला पाया हूँ। देखो तो इसने दवाइयों में खर्च कर दी। हाँ हम तो अच्छा खाना लेकर आए हैं, खाओ अम्मा। अरे रे, अच्छा चुप करो तुम लोग, आपस में झगड़ा मत करो, खाने दो मुझे। है चिंकी। दीदी और मत दो, और ज्यादा खराबी करेगा। अरे चुप कर, कुछ खराबी नहीं करेगा, अम्मा को खाने दो, खाओ अम्मा। अरे रे, मर गई रे, पेट में बहुत जोर की दर्द हो रही है, सीने में भी दर्द हो रही है। अम्मा अम्मा चलो चलो, मैं बिस्तर में ले जाता हूँ। अरे रे, इस बुढ़िया के तो नखरे ही बहुत हैं, पता नहीं क्या सोचती है। हाँ जीना हराम कर रखा है, एक बार में फैसला भी नहीं सुनाती है। अम्मा कैसी तबीयत है, ठीक है ना? अम्मा इसीलिए तो मैं कहती हूँ आपकी तबीयत खराब है, सारी संपत्ति बड़े भाई के नाम कर दो ना। हाँ अम्मा ठीक ही कह रही है भाभी, क्यों तुम ये परीक्षा के चक्कर में पड़ी हो? अरे रे, चुप करो, जाओ अपना अपना काम करो, कल मैं फैसला सुना दूंगी।
अरे अब मुझे कुछ खाने को दे दोगे? भूख लगी है बहुत जोरों की। अरे बाबा, यहाँ तो मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, आप मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें खाने को मिल जाएगा। मिनी, इनको खाने को दे दो। लेकिन खाना तो खत्म हो गया है, सिर्फ तुम्हारे हिस्से का खाना बचा है। कोई बात नहीं है, मेरे हिस्से का खाना इन्हें ही दे दो। देखो तो अम्मा, ये कहाँ से भिखारियों को पकड़ कर ले आता है। हाँ, मुझे भी ये भिखारी अजीब से लगते हैं, पर पता नहीं कहाँ से ये उठा उठा कर ले आता है, कुछ समझ में नहीं आता है इसे। घर की बात और घर के पैसे की तो कदर ही नहीं है। अम्मा, ये किसी भी लायक से ठीक नहीं है। अरे भाई, तुम लोग तो बड़े अजीब हो। थोड़ा सा भूखा हूँ, इसलिए तुम्हारे घर आया, इतनी सारी बातें सुना दी तुमने। चलो कोई नहीं, ऊपर वाला करे कि तुम दोनों के मुंह से अब सिर्फ सच ही निकले। जाता हूँ मैं। अरे अम्मा, सच सच बताओ, किसके नाम कर रही हो ये दौलत? तब से मैं परेशान हो गया हूँ। एकदम अभी बताओ। हाँ, इतना इतना खर्चा कर करके मैं परेशान हो गया हूँ। संपत्ति के लिए मैं सारा खर्चा कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा कि नहीं वो बताओ। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरे मुँह से ये क्या निकल रहा है? ठीक ही तो कह रहे हो। उस बुढ़े की मरने की कामना तो मैं रोज करती थी, ये बुढ़िया कब मरेगी पता नहीं। अरे ये क्या मैं बोल रही हूँ, मेरे मुँह से सच क्यों निकल रहा है? अरे रे, अब मुझे समझ में आ गया तुम दोनों क्या सोचते हो। हाँ, पता तो मुझे पहले से था ही, लेकिन अब खुलकर समझ में आ गया। अरे ये क्या हो रहा है? हमारे मुंह से सच क्यों निकल रहा है? निकल जाओ दोनों मेरे घर से। मेरे संपत्ति का मालिक सिर्फ मिनी और मंटू होंगे और कोई नहीं होगा। अभी तुरंत निकलो। अम्मा, माफ कर दो हमें। हाँ अम्मा, माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अरे तुम लोग गलती के लायक ही नहीं रहोगे। जाओ यहाँ से और तुरंत निकल जाओ, देर मत करो। मंटू और मिनी बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। अम्मा को समय पर खाना देते हैं और मंटू समय पर खेती करने जाता है। अब वो लोग बहुत सुखी थे। माधवपुर गांव में मंटू अपनी बीबी मिनी और एक छोटी बच्ची चिंकी के साथ रहता था। मंटू की गृहस्थी में बहुत परेशानी चल रही थी। मंटू बाजार में जलेबी का छोटा सा ठेला लगाता था। उसके ठेले के पास ही एक बड़ी सी मिठाई की दुकान थी, जिसका मालिक कालू बहुत ही घमंडी था। आइए आइए, ताजी ताजी और रस भरी जलेबी खाइए। कालू की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन मंटू के ठेले पर सिर्फ मक्खियाँ ही घूमती थीं। आइए आइए चाचा आइए, यह देखिए लसेली जलेबी खाएंगे। तभी मंटू के ठेले के आके एक ग्राहक आता है। आइए भैया आइए, यह देखिए ताजी ताजी जलेबी खाइए, आइए आइए। ग्राहक वहाँ से चला जाता है। ग्राहक के जाने से मंटू उदास हो गया। आइए आइए भैया आइए। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन मंटू की जलेबी की बिल्कुल बिक्री नहीं होती और वह उदास होकर घर जाता है। मिनी, कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी तो देना, बहुत प्यास लग रही है। आज भी शायद ठेले पर कुछ बिका नहीं ना? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हारा तो ये रोज का काम हो गया है। तुमसे बोलती हूँ, तुम मुखिया जी के यहाँ काम कर लो, कम से कम घर का खर्चा तो निकल जाएगा। तुम्हें पता है ना कि जलेबी की दुकान पहले बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन जब से वो नई बड़ी सी दुकान खुली है, तब से लोग मेरे ठेले से जलेबी नहीं खरीदते। मुझे नहीं पता, अब अपनी जलेबी का ठेला नहीं लगाओगे तो तुम क्या चाहती हो कि मैं इसे बंद कर दूं? देखिए, ऐसे करने से हमारा पेट भरेगा नहीं। जलेबी की दुकान को मैं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की दुकान है। मैं नहीं चाहता कि इसे बंद करूं। तुम बस थोड़े दिन और रुक जाओ। जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैं यही सुनती आ रही हूँ। तुम देखना मिनी, एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। जलेबी की दुकान बहुत अच्छे से चलेगी, फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। घर में एक छोटी बच्ची भी है, जिसके लिए हमने अभी तक कुछ किया नहीं। तुम बस अपनी जलेबी का ठेला चलाओ। मैं चिंकी को लेकर अपने भैया के घर जा रही हूँ। जिस दिन जलेबी के ठेले पर अच्छी कमाई हो जाएगी,
तो मुझे और मेरी बेटी को लेने आ जाना। उससे पहले मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अरे सुनो मिनी, कहाँ जा रही हो? ऐसे मुझे अकेला छोड़ कर मत जाओ, ऐसा मत करो। चिंकी कहाँ है? चल मामा के घर चलते हैं। अब यहाँ नहीं रह गए, जब तक तेरे पिताजी पैसे लेकर नहीं आएंगे तब तक वापस नहीं आएंगे। मिनी गुस्से में चिंकी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और मंटू दुखी होकर देखता रह जाता है। सुनो मिनी, अभी मत जाओ। अगर तुम्हें जाना है तो सुबह चले जाना। इस तरह रात में बच्ची को लेकर जागी तो बहुत खतरा बना रहेगा। मुझे तो रास्ते से ज्यादा इस घर में दिक्कत लगती है। चल चिंकी, हम चलते हैं। मंटू बस दुखी होकर उन्हें जाते देखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन मंटू किराने की दुकान पर सामान लेने जाता है। गुन्नू भाई, जरा मुझे बढ़िया वाली 2 किलो चीनी तोल कर दे दीजिए। अरे मंटू, चीनी के भाव तो आसमान छू रहे हैं। आपको पता है आज चीनी का भाव 60 रुपए किलो हो गया है। गुन्नू भाई, क्या बोल रहे हो? पिछले हफ्ते ही तो मैंने आपसे चीनी ली थी, तब तो चीनी का भाव 40 रुपए किलो था और आज 60 रुपए किलो। ये कैसे हो गया? देखो मंटू, तुम मेरे पुराने ग्राहक हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे पास पहले की पुरानी चीनी रखी है जो थोड़ी सी मिलावटी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वो सही भाव में दे देता हूँ। वैसे भी जलेबी बनाने के बाद तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी चीनी इस्तेमाल की गई है। नहीं नहीं भाई, मेरे ग्राहक मेरे लिए भगवान की तरह हैं। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं कुछ भी खराब चीज इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता। देख लो मंटू, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। कोई नहीं भाई, चीनी का भाव बढ़ा है तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे 2 किलो बढ़िया चीनी तोल कर दे दीजिए। मुझे पता है मंटू, तुम अपने सामान में कोई घपला नहीं करते। मैं जानता था तुम ये बेकार चीनी का इस्तेमाल जलेबी बनाने में नहीं करोगे। लेकिन भाई, अगर थोड़ा मुनाफा नहीं करोगे तो तुम घर कैसे चलाओगे? गुन्नू भैया, चीनी क्या भाव है? अरे ओ कालू भैया, आज तो चीनी 60 रुपए किलो है। हमें बढ़िया वाली चीनी नहीं चाहिए। आपके पास वो मिलावटी वाली चीनी है ना, जो आपने पिछले हफ्ते मुझे दी थी, वही दे दो। तो ठीक है भैया, चीनी 5 किलो कर दो मेरे लिए। मैं कोई अमीर आदमी तो हूँ नहीं जो अच्छी चीनी का इस्तेमाल करूँगा, इसलिए आप हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम बढ़िया चीनी का इस्तेमाल करें। कालू यह बात मंटू को सुना रहा था। हमें दुकान में बैठकर मक्खी नहीं मारनी, इसलिए आप हमें बेकार वाली चीनी दे दो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम बढ़िया चीनी का इस्तेमाल करें। कालू और उसका कारीगर मंटू को देखकर जोर जोर से हंसते हैं। कालू की बातें सुनकर दुकानदार को अच्छा नहीं लगता। कालू भैया, आप मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं अपने ग्राहकों के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता। मैं उनको कभी मिलावट वाली चीनी भी नहीं खिलाऊंगा। मैंने तुझे थोड़ा कुछ कहा है कि तुम महंगी चीजों का इस्तेमाल करके बैठो मक्खियाँ मारने। थोड़ी देर बाद मंटू जब अपने ठेले पर जाता है तो उसके ठेले पर मक्खियों के अलावा और कोई नहीं होता। वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि कालू की दुकान पर बहुत भीड़ लगी होती है और ग्राहक उससे जलेबी मांग कर खाते हैं। कालू भैया किराने का दुकान से मिलावट वाले चीनी लाकर भी उनकी दुकान पर कितनी भीड़ लगी हुई है, लेकिन हमने तो अच्छी चीनी का इस्तेमाल किया, फिर भी मेरा ठेला पर मक्खियों के अलावा और कोई भी नहीं है। तभी उसके ठेले के आगे से एक साधु बाबा गुजरते हैं। भगवान, कहाँ है तू? कभी तो मेरे बारे में सोच, कभी तो मुझ पर ध्यान दे। यह सुनकर साधु बाबा उसके ठेले के आगे खड़ा हो गया। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों हो और तुम रो क्यों रहे हो? नहीं साधु बाबा, कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही। अरे बेटा, तुम तो जलेबी बनाते हो, तुमने तो कोई मिर्ची का इस्तेमाल भी नहीं किया जो तुम्हारी आंख। कुछ नहीं साधु बाबा, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरी किस्मत इतनी बेकार कैसे हो सकती है। मैं कभी जलेबी नहीं बेच पाऊंगा। बेटा, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छा होने के लिए बड़ा होना भी जरूरी है। बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। साधु बाबा, अगर आप मेरी परेशानी को ठीक कर सकते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। साधु बाबा को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी बीबी मिनी उसे छोड़कर चली गई और कालू ने किराने की दुकान पर उससे क्या क्या सुनाया। अरे बेटा, जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहती है, लेकिन हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। मेरी ये परेशानी कैसे खत्म होगी, आप ही बताइए।
क्या तुम मुझे अपने हाथ से बनी जलेबी खिला सकते हो? मंटू साधु बाबा को जलेबी देता है। मंटू साधु बाबा को जलेबी देता है। साधु बाबा खाता है। मुझे तेरी जलेबी में कुछ कमी महसूस हो रही है। साधु बाबा, आपको क्या कमी महसूस हो रही है? बेटा, मैं तुझे अभी कुछ चीज देता हूँ। इससे तेरी जलेबी में जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। अपनी बोरी में से एक छोटी सी डिबिया निकालकर मंटू को देते हैं। बेटा, ये लो। साधु बाबा, इसमें क्या है? बेटा, ये है जादू चीनी। जब तुम इस चीनी का इस्तेमाल करोगे तब सारे ग्राहक तुम्हारी जलेबी के पास चले आएंगे। इसका मैं क्या करूं? इस चीनी को किसी भी मिठाई में इस्तेमाल करोगे तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। अब समझे कुछ बेटा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? साधु बाबा, मैं समझ गया हूँ। ये सिर्फ तुम्हें ही दिए और ये कोई मामूली चीनी नहीं है, ये जादू चीनी है। बेटा, जब तुम इस चीनी का इस्तेमाल जलेबी बनाने में करोगे तब तुम्हारा भाग्य ही खुल जाएगा। और हाँ, अगर इसका इस्तेमाल कोई बड़ा इंसान करता है तो चीनी का जादू उल्टा हो जाता है। साधु बाबा, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, वक्त आने पर तुझे सब समझ आ जाएगा। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरी मोटी बुद्धि में कुछ घुसता नहीं है। ऐसा कहाकर साधु बाबा गायब हो जाते हैं और मंटू उन्हें ढूंढता रह जाता है। ये साधु बाबा किधर गए? अभी अभी तो यहीं थे, एकदम से कैसे गायब हो गए? ये जादू चीनी क्या सचमुच मेरा भाग्य बदल देगी? चलो एक बार देखता हूँ इस चीनी का इस्तेमाल जलेबी बना करके क्या होता है। वह जैसे जलेबी में चीनी डाल के तैयार करता है, वैसे ही उसके ठेले पर एक पक्षी आती है और जलेबी खरीद लेती है। ऐसे एक एक करके कालू के सारे ग्राहक मंटू के ठेले पर आ जाते हैं। ये सब देखकर कालू हैरान हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ जो उसके सारे ग्राहक मंटू के ठेले के पास चले गए। अरे मंगरू, क्या हो रहा है? देख, हमारे सारे ग्राहक उसके ठेले के पास कैसे चले गए? ये चमत्कार कैसे हो गया? कालू और उसका नौकर मंगरू दोनों हैरान होकर देखते रह जाते हैं और एक एक करके सारे ग्राहक मंटू के ठेले के पास चले जाते हैं। अरे वह, आज तो बहुत कमाई हुई है। चलो ये पैसे लेकर मैं मिनी को लेने जाता हूँ। मंटू वहाँ से निकलकर मिनी के घर पहुँचता है। मिनी, ओ मिनी, बाहर आकर देखो, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। ऐसा कौन सा खजाना लेकर आए हो जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? ये देख मिनी, मैं तेरे लिए पोटली भर के पैसा लेकर आया हूँ। तूने कहा था ना कि तू जब तक घर वापस नहीं आएगी जब तक मैं जलेबी बेचकर पैसे लाकर न दूं। तो देख ले, आया मैं और तुझे और चिंकी को लेने आया हूँ। चल घर चल मेरे साथ। इतना सारे पैसे सच में तुमने जलेबी बेचा है? न कहीं किसी के घर में डाका तो नहीं डाल लिया? नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हैं? पैसे मैंने जलेबी बेचकर ही कमाया है। चल चिंकी को ले और घर चल, मैं तुम दोनों को घर वापस ले जाने आया हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? ये सब पैसे तुमने जलेबी बेचकर कमाए हैं ना? हाँ मिनी, तुमने सही सुना, यह सब मैंने जलेबी बेचकर कमाए हैं। तुझे पता है ना, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये सब तुमने जलेबी बेचकर कमाया, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तब से आज तक मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा कि तुमने जो जलेबी बेचकर कमाया हो। अरे नहीं, ये सब तो साधु बाबा के जादू चीनी का कमाल है। और जब तक ये जादू चीनी मेरे पास रहेगी तब तक हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रुको, मैं चिंकी को बुला कर लाती हूँ। हाँ, जल्दी बुलाओ, फिर हम चलते हैं अपने घर। देखो बेटा, तेरे पिताजी हम दोनों को घर वापस ले जाने आए हैं। चल जल्दी। अगले दिन जब मंटू ठेले पर जलेबी लगाता है तो उसका ठेला ग्राहकों की भीड़ से भर जाता है, लेकिन कालू की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता। मंटू की दुकान पर ग्राहकों की कितनी भीड़ है और हमारी दुकान पर सिर्फ मक्खियाँ ही मक्खियाँ मंडरा रही हैं। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ऐसा इसके पास क्या चीज है जिसके वजह से हमारे सारे ग्राहक मंटू के ठेले पर जलेबी खाने जा रहे हैं। अरे ओ गुन्नू भैया, जरा मुझे 10 किलो चीनी तो दीजिए, लेकिन हाँ, चीनी अच्छी होनी चाहिए, वो मिलावटी वाली नहीं। लगता है मंटू, तुम्हारा जलेबी का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए तो तुम आज 10 किलो चीनी लेने आए हो, वो भी बढ़िया वाली। हाँ गुन्नू भाई, बस भगवान की कृपा से मेरे दिन फिर से अच्छे आ गए और अब तो मुझे इतना भी समय नहीं है कि मैं बातें कर सकूं। देखा मंटू, मैंने कहा था ना कि भगवान जो भी करता है
अच्छे के लिए करता है। ये सब बातें कालू और उसका नौकर मंगरू सुन रहा होता है। अरे मंगरू, पता लगा कि इसके पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे 5-6 दिन से उसके ठेले पर ग्राहकों की इतनी भीड़ है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि जो मंटू पूरे दिन ठेले पर बैठकर सिर्फ मक्खियाँ ही मक्खियाँ मारता था, आज वो 10 किलो चीनी के जलेबी बनाएगा। ऐसा इसके हाथ क्या लग गया जो इसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ ही भीड़ है। अगले दिन जब मंगरू मंटू के घर जाकर देखता है तो उसे जादू चीनी के बारे में पता चल जाता है। तो अब मैं समझा, इस जादुई चीनी से मंटू जलेबी बेच रहा है। मंगरू कालू के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। रात को कालू और मंगरू दोनों मंटू के घर आते हैं। अरे मंगरू, कहाँ है वो जादू चीनी जिसके बारे में तू बता रहा था? जल्दी ढूंढ देख कहाँ उन्होंने कहा छुपा रखी है वो जादू चीनी। कालू और मंगरू दोनों ही मंटू के घर में जादू चीनी को ढूंढते हैं, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता होता कि मंटू छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है। ये देखो, आखिर मिल ही गई मुझे जादू चीनी। अरे वह देखा तो मुझे कैसी दिखती हैं जादुई चीनी। वह सेठ, यह तो हीरे की तरह चमक रही हैं। हम भाग चलते हैं, नहीं तो अगर किसी ने देख लिया तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। कालू और मंगरू चीनी को लेकर मंटू के घर से भाग जाते हैं, लेकिन मंटू यह सब चुपके से देख रहा होता है और हंसने लगता है। अब मजा आएगा। अगले दिन जब कालू और मंगरू उस जादू चीनी से जलेबी बनाते हैं तो उनकी सारी जलेबी जल जाती है और राख हो जाती है। आज मेरा कितना नुकसान हो गया। तूने तो कहा था कि ये चीनी जादू है, लेकिन इस चीनी ने तो मेरी सारी जलेबी जलाकर राख कर दी। नहीं सेठ, जब मंटू इस चीनी को जलेबी में डाल रहा था तो इस चीनी में कुछ चमकती हुई चीज निकलती थी। ये सब देखकर मंटू जोर से हंसने लगता है। अब मैं क्या करूं? मैंने तेरे कहने पर चोरी क्यों की?